वेलकम टू द वेब सीरीज़ योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में मनोविदलता भी कहा जाता है। और अगर हम देखें अपने कम्युनिटी में तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ भी जो है हमें मिलते हैं देखने को, लेकिन हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि इनको क्या परेशानी है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आम पॉपुलेशन को पता चले कि भाई ये किस प्रकार की बीमारी है और इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे लोगों में डिफ़रेंशिएट किया जाता है, कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्किज़ोफ्रेनिया को डिफ़ाइन किया है। इट इज़ अ क्रॉनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्शन ऑफ थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, लैंग्वेज, सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें देखने होते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या-क्या चीज़ों में बदलाव आता है इंसान के अंदर। तो उसमें एक डिस्टॉर्शन ऑफ थिंकिंग, विचार अजीब-अजीब तरह के आने लगते हैं। परसेप्शन इंसान का बिगड़ जाता है, अलग-अलग सी चीज़ें उसको महसूस होने लगती हैं। उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आते हैं। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ उसका चेंज हो जाता है और उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, इट इज़ एसोसिएटेड विद कंसिडरेबल डिसेबिलिटी एंड मे अफेक्ट एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस। तो किसी इंसान को जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उसका एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाता है, उसका ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाता है और उसको काफ़ी हद तक डिसेबिलिटी भी हो जाती है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है या फिर अगर किसी को सीवियर डिसऑर्डर होता है तो। और ये एक प्रकार का सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और कई बार डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट करने में भी डॉक्टर्स को प्रॉब्लम होता है इसको। और कुछ-कुछ मरीज़ों में इसके लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस भी जो हैं वो पुअर होते हैं। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ओवरऑल प्रेवलेंस लाइफ टाइम जो स्किज़ोफ्रेनिया का है वो है 1%। जिसका मतलब ये है कि 100 में से 1 शख्स को जो है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। अगर हम जेंडर और एज डिफरेंस की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो जेंडर डिफरेंस है मेल इज़ टू फीमेल का, वो 1:1 ही है। तो अगर एक मेल को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो रहा है तो एक फीमेल को भी होने की संभावना रहती है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो मेंस के अंदर थोड़ा जल्दी जो है इसका ऑनसेट होता है। जो एज ऑफ ऑनसेट इन मेल्स है वो है 10 टू 25 ईयर्स और जो फीमेल्स में एज ऑफ ऑनसेट है वो ऑन एन एवरेज 25 टू 35 ईयर्स है। फीमेल्स में थोड़ा देर से सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। अगर हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की बात करें तो उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की संभावना 10 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू दैट फीमेल पॉपुलेशन जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। तो जिनके माँ-बाप को स्किज़ोफ्रेनिया है या भाई-बहन को है या बच्चों को है तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर इसकी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम एटियोलॉजी को देखें स्किज़ोफ्रेनिया की किस प्रकार से ये डेवलप होता है लोगों के अंदर, तो इसमें सेम बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है देखा गया है। तो उसमें जेनेटिक फैक्टर रोल प्ले करते हैं, बायोकेमिकल फैक्टर रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में स्टडीज़ में पाया गया है कि जो रिलेटिव्स होते हैं या जो फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री जो रिलेटिव्स हैं इंसान के, उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की होने की संभावना ज़्यादा होती है और ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो एक जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने में। उसके बाद एक सेकंड है बायोकेमिकल फैक्टर। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस है वो देखा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस एक डोपामाइन हाइपोथेसिस है कि डोपामाइन की एक्सेस एक्टिविटी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आते हैं। तो ये भी एक देखा गया है बायोकेमिकल फैक्टर में। दूसरा एक सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके डिसरेगुलेशन की वजह से भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्पटम्स जो हैं डेवलप होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तीसरी एक गाबा जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके डिसरेगुलेशन को भी पाया गया है मरीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स आते हैं। बाकी कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जो रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसमें भी रिसर्च चालू है, जैसे कि ग्लूटामेट है, एसिटाइलकोलिन है, निकोटीन है। इनका भी रोल देखा गया है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स डेवलप होने में। हम बात करें मैनेजमेंट की स्किज़ोफ्रेनिया की, तो इसमें सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मरीज़ को एडमिट करना है कि हॉस्पिटलाइज़ करना है कि नहीं करना है। अगर लक्षण बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वॉयलेंट हो रहा होता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, घर वालों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, भाग रहा है, खाना नहीं खा रहा है, चीज़ें तोड़-फोड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, अजीब-अजीब सी बातें कर रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो मरीज़ को एडमिट करके उसको कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन्स पे रखना पड़ता है कुछ समय तक, और फिर जब मरीज़ के लक्षण कम हो जाते हैं तो उसको डिस्चार्ज करके फिर ओरल मेडिकेशन पे उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है मरीज़ की सीवियरिटी ऑफ इलनेस को लेके। ज़्यादा सीवियर है तो एडमिशन करेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं है मरीज़ तो फिर उसको ओपीडी बेसिस पे उसको मेडिकेशन दे करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस भी उसमें कराई जाती है मरीज़ के अंदर, बेसिक इन्वेस्टिगेशन
कि कोई और बीमारी तो नहीं है मरीज़ को, तो उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर और ईसीजी। ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो मरीज़ के अंदर कराई जाती हैं कि देख लें कोई और बीमारी तो उसको नहीं डेवलप हो रही है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो मेन स्टे मैनेजमेंट होता है बीमारी का, वो करते हैं। तो उसमें एटिपिकल और टिपिकल, ये दो प्रकार की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती हैं जो मरीज़ के बीमारी को कम करती हैं और काफ़ी हद तक मरीज़ पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। तो वो यूज़ किया जाता है। और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कितने समय के बाद मरीज़ की दवाई बंद करना है। तो अगर हम फ़ेज़ देखें कि क्या मैनेजमेंट, जो ट्रीटमेंट में कौन-कौन से फ़ेज़ से मरीज़ गुज़रता है, तो उसमें एक्यूट फ़ेज़ होता है, कॉन्टिन्यूएशन फ़ेज़ होता है और एक मेंटेनेंस फ़ेज़ होता है। एक्यूट फ़ेज़ मतलब जब फर्स्ट एनकाउंटर मरीज़ पहली बार डॉक्टर के पास आता है, तो उसको जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो 4 से 8 हफ्ते तक उसके काफ़ी हद तक लक्षण कम हो जाते हैं। तो मरीज़ एक्यूट फ़ेज़ में रहता है। फिर जैसे ही लक्षण कम होते हैं, दवाई कुछ समय तक मरीज़ ले लेता है, तो वो कॉन्टिन्यूएशन फ़ेज़ में एंटर करता है। ये तकरीबन 6 महीने तक चलता है। तो मरीज़ 6 मंथ्स तक और मेडिसिन कंटिन्यू करता है, तो उसके लक्षण 70-80% तक कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेंटेनेंस फ़ेज़ आता है। मेंटेनेंस फ़ेज़ के अंदर कुछ समय तक और मेडिसिन लेने के बाद मरीज़ के पूरे तरह के लक्षण ख़त्म हो जाते हैं। तो सिम्पटम्स उसके रिमिट हो जाते हैं, रेमिशन फ़ेज़ में आ जाता है। तो मरीज़ की दवाई बंद करने का तब से प्लान करते हैं जब वो मेंटेनेंस फ़ेज़ में एंटर कर जाता है। तो फर्स्ट एपिसोड, अगर पहली बार मरीज़ को लक्षण आए हैं और वो डॉक्टर के पास आया, तो फर्स्ट एपिसोड जो है इलनेस का आने के बाद में तकरीबन 1 साल तक उसकी दवाई कंटिन्यू किया जाता है, फिर उसको बंद किया जाता है। सेकंड एपिसोड अगर मरीज़ को आया, फर्स्ट एपिसोड का मेडिसिन उसने पूरी तरीके से लिया और वो ठीक हो गया, फिर कुछ समय बाद फिर से उसको बीमारी के लक्षण आने लगे, तो उसको सेकंड एपिसोड माना जाता है और तकरीबन 2 साल तक उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है। फिर उसके बाद भी अगर मरीज़ को फिर से दवाई बंद करने के बाद लक्षण आने लगते हैं, तो वो थर्ड एपिसोड काउंट किया जाता है और उसको तकरीबन 5 साल तक मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर मरीज़ को 3 एपिसोड या उससे ज़्यादा आए हैं या कई बार उसको एपिसोड आ चुके हैं, तो मरीज़ का लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, उसको ज़िंदगी भर तक मेडिसिन लेना पड़ता है बीमारी से बचने के लिए। तो ये एक ट्रीटमेंट प्रोफाइल है जो कि फार्माकोलॉजिकल है। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसमें साइको एजुकेशन किया जाता है, फैमिली मेंबर्स का फैमिली थेरेपी किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किया जाता है और सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है मरीज़ को दिया जाता है कि उसकी दूसरे लाइफ में जो उसकी लाइफ़स्टाइल है, मॉडिफ़िकेशन करना है, उसको ट्रेन करना है उसके, क्योंकि ब्रेन में कुछ एरियाज़ में ऐसे परमानेंट इम्पैक्ट पड़ता है कि मरीज़ कुछ कर नहीं पाता है, कुछ चीज़ें समझ नहीं पाता है, तो उसकी एबिलिटीज़ कुछ कम हो जाती हैं, तो उसको फिर से ट्रेन करने के लिए सोशल स्किल ट्रेनिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। अदर ट्रीटमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का यूज़ किया जाता है, जिसमें सीवियर अगर डिसऑर्डर है और वो मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं सीवियर डिसऑर्डर के अंदर, जो कि काफ़ी हद तक लक्षण कम कर देती हैं। फिर उसके बाद कुछ 6 से 12 साइकिल्स देने के बाद में दोबारा से उसको ओरल मेडिकेशन पे मरीज़ को लेके आ सकते हैं, तो मरीज़ की बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर हम कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की बात करें स्किज़ोफ्रेनिया में, तो अबाउट 20 टू 30% पेशेंट ऑफ ऑल स्किज़ोफ्रेनिया एबल टू लीड समवॉट नॉर्मल लाइफ। 20 से 30% जो मरीज़ होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं ट्रीटमेंट के बाद में। और अबाउट 20-30% पेशेंट जो हैं एक्सप्रेसिव टू मॉडरेट सिम्पटम्स, थोड़ा मोड़ा सिम्पटम्स उनके अंदर रहते हैं और उनकी लाइफ में थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, बट एनी हाउ वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहते हैं और अपना ज़िंदगी जीते रहते हैं विद सिम्टम्स ऑल्सो। 40-60% ऑफ रिमेनिंग जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर इम्पेयर्ड लाइफ रहती है उनकी, और थोड़ा मोड़ा परेशानी उनको हमेशा चलता रहता है और उनका ट्रीटमेंट भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार उनको रिलैप्स ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं और उनको फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो अगर अगर हम ब्रीफ में देखें तो 40-60% मरीज़ जो हैं प्रॉब्लम में रहते ही हैं ज़्यादातर। तो ये एक ओवरऑल कोर्स ऑफ इलनेस और प्रोग्नोसिस है मरीज़ों के अंदर। अगर हम पुअर प्रोग्नोसिस की बात करें कि किन मरीज़ों के अंदर पुअर प्रोग्नोसिस रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमें देखने होते हैं कि यंगर ऑनसेट अगर है, अगर जल्दी उम्र में जल्दी ही अगर उसको सिम्पटम्स आ गए, 12-15 साल के, 17 साल के उम्र सिम्पटम्स आ गए, तो उसकी प्रोग्नोसिस ठीक नहीं रहती है। इंसिडियस ऑनसेट मतलब काफ़ी दिनों तक सिम्पटम्स धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं और वो प्रेजेंट किया है काफ़ी टाइम बाद में क्लिनिशियन के पास, तो उन उस ऐसे मरीज़ों के अंदर जो है प्रोग्नोसिस पुअर रहती है। अगर वो सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, इनके अंदर अगर सिम्टम्स आए हैं, तो फिर उनको जो है प्रोग्नोसिस पुअर रहती है। अगर पुअर सपोर्ट है फैमिली का,
कोई ध्यान नहीं दे रहा है उनके अंदर, एक्सप्रेस्ड इमोशन करके एक चीज़ है वो अगर फैमिली में, तो फिर उनकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। अगर मरीज़ के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि एपैथी होती है, पॉजिटिव स्पीच होती है, ब्लंटिंग ऑफ इमोशंस होता है, ये मरीज़ के अंदर है तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। अगर सिम्टम्स जो हैं 3 साल के अंदर कम नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए या कई बार उसको रिलैप्स हुआ है, तो उन मरीज़ों के अंदर ही प्रोग्नोसिस जो है पुअर रहती है। अगर हम गुड प्रोग्नोसिस की बात करें स्किज़ोफ्रेनिया में, तो जिन मरीज़ों के अंदर लेट ऑनसेट होता है, कुछ समय के बाद में, उम्र के बाद में लक्षण आना शुरू होते हैं, 30 टू 40 ईयर्स के बाद में एक्यूट ऑनसेट होता है कि एकदम से लक्षण आना शुरू हो गया और मरीज़ डॉक्टर के पास गया और उसने इलाज स्टार्ट कर दिया। गुड प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग, जो लोग पहले बीमारी आने के पहले काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से काम करते थे, उनके अंदर प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। सोशल एंड गुड फैमिली सपोर्ट है, मैरिड हैं, गुड सपोर्ट सिस्टम है और पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब जिनके अंदर डिल्यूजन, हैलुसिनेशन जो डेवलप होता है, उसके बाद इलाज लेने पे जो है सिम्टम्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको गुड प्रोग्नोसिस मरीज़ों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कोर्स एंड प्रोग्नोसिस था स्किज़ोफ्रेनिया का, और इसी चीज़ के साथ में हमारा ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।